बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम फली खान। नाज़रीन, जब से कोरोना आया है उसके बाद से लेकर अब तक हमारी मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। हम जब मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर देखते हैं तो हमारे सामने ये सूरत हाल नज़र आती है कि वो ग्रोथ रेट जो किसी वक्त 5.8% पर जा रहा था वो पहले कम होकर 1.8 पर आया और कोरोना आने के बाद हम अपनी ग्रोथ में माइनस पर चले गए। हमारी जीडीपी जो थी वो सुकड़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनकी तादाद 1,80,00,000 तक पहुंच जाए। ये एदाद-ओ-शुमार मेरे नहीं हैं बल्कि वफाकी हुकूमत के बनाए हुए सरकारी इदारे के हैं। इस पर हम बाकायदा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे मुख्तलिफ शोबों के अंदर जब से कोरोना आया है, जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो इदारे हमने बंद किए हुए हैं, जो कारोबार हमने बंद किए हुए हैं, वो हुकूमत उनको बहुत सारे ऐसे हैं उनमें से जिनको खोलने का नाम नहीं ले रही। मैं कह सकता हूँ, दो टोक अंदाज में कह सकता हूँ कि जब बाज़ार खुल गए, जब कारखाने खुल गए तो फिर हम अपने शादी हाल, मैरिज हाल्स की तरफ क्यों नहीं जाते, हम अपनी तकरीबात की तरफ क्यों नहीं जाते जिनको SOPs को बरकरार रखते हुए बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा सकता है। लेकिन हुआ ये कि स्कूल वालों ने एहतजाज किया तो स्कूल खुलने की बात तो इस वक्त हो चुकी कि हमारे स्कूल खुल जाएंगे, सितंबर में तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत उस वक्त तक बात सुनने को तैयार नहीं होती, कोई डेट देने के लिए, कोई तारीख देने के लिए, कोई अजाले के लिए तैयार नहीं होती जब तक एहतजाज नहीं किया जाता। इस वक्त भी मेरे सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे रेस्टोरेंट्स की जो तंजीम है, हमारे जो साउंड वालों की जो तंजीम है, हमारे जो जितने मुख्तलिफ इसमें मैरिज हॉल्स की जो तंजीम है, ये तमाम लोग अब एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉल भी आ चुकी है कि सोमवार के रोज़ यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज होगा जिसमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो कई महीनों से बेरोज़गार हैं, जिनके घरों में फाके हैं, जिनके घरों में वो जो कमाते थे, जो मैरिज हॉल से कमाते थे, जो मुख्तलिफ तकरीबात से कमाते थे, जो साउंड का काम करते थे, जो लाइट का काम करते थे, जो वेंडर्स का काम करते थे, अब वो लोग जो है बिल्कुल ये हाल हो गया कि शायद घर के बर्तन भी बेच चुके और अब वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि कब वो ऐलान करती है कि ये तमाम शोबे खुलें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। इस पर हिकमत अमली है क्या, जो एहतजाज होने जा रहा है वो किस नौइयत का है और क्या हुकूमत इसके जवाब में जागेगी या नहीं जागेगी, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही मारूफ DJ भट्ट साहब मौजूद हैं। असद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक जिस हाल में रखे। मैं बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा तारुफ करवा लूँ, मेरे साथ यहाँ पर खालिद अदरीस भट्टी साहब भी मौजूद हैं। खालिद साहब जो हैं सदर हैं लाहौर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पंजाब के आप प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ सैयद एहसन इब्राहिम भी मेरे साथ मौजूद हैं। जब हम रेस्टोरेंट्स एंड होटलियर्स की बात करते हैं तो आप सीनियर रहनुमा हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं एहसन साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ। तो ये जो पूरा अरसा गुजरा, इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री भी इससे मुंसलिक है, होटल इंडस्ट्री भी है, इसमें तमाम बाकी छोटे छोटे कारोबार बहुत सारे हैं, कितना नुकसान हो गया होगा अब तक? लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने और आपकी टीम ने आज इस इंडस्ट्री को लाइमलाइट किया और इस टॉपिक को लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम भाई, मेरा पता क्या ख्याल क्या है कि ये बात हज़ारों की नहीं है, ये हज़ारों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है। हमें पता नहीं चलता, एक शादी हाल है उसके अंदर 50 बंदा है, 100 बंदा है जो काम कर रहा है, वेटर्स हैं, पता नहीं क्या तो मुझे ना दिल कुड़ता है, मेरा दिल दुखता है जब उनके घरों की तरफ देखता हूँ। बेसिकली हमें लगता है कि जी एक ये रेस्टोरेंट है और इसमें बड़े अमीर लोग ही जाते हैं और होटल है, और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ऐसी चीज़ नहीं होती। उस होटल और उस रेस्टोरेंट या उस बैंक्वेट के पीछे बैक ऑफ द हाउस बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। वो लोग होते हैं जो बड़ी ही कम आमदनी में काम कर रहे होते हैं, इवन के डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, और उनका घर का चूल्हा सिर्फ उसी ही चीज़ के साथ चल रहा होता है। अब आप एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका काम सिर्फ खुशियाँ बांटना है, इवन कि जब हमारी गेजेटेड हॉलीडेज़ होती हैं, ईद होती है, ये होती है, वो लोग
अपने काम पर होते हैं। आप संडे को चले जाएं, आप ईदों पे चले जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में चले काम बढ़ जाता है उनका काम बढ़ जाता है। वो अपने घरों को छोड़कर हम लोगों की वहां पर सर्विस कर रहे हो, खुशी देने के लिए, सहूलत देने के लिए। और अब जब इस मुल्क पर ये पीक टाइम आया है और उस बुरा वक्त आया है, तो हमने सबसे पहले उन्हीं लोगों को इग्नोर कर दिया। और यकीन करें, जिस दिन ये हालात सही होंगे हम फिर उधर ही जाएंगे और वही लोग हमारी सर्विस कर रहे होंगे। लेकिन इस टेन्योर में, इन 3-4 महीनों में क्या हमने उनके लिए किया? नथिंग। ना हम कुछ कर सके, ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से लोग कहते हैं वो 12-12 हज़ार भी उन्हें नहीं मिल सके। मैं कह रहा हूँ 1200 नहीं मिल सके उन्हें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये इंडस्ट्री, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, चाहे केटरिंग इंडस्ट्री हो, ये लोग वेटर्स होते हैं, ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं। इन्होंने भीख नहीं मांगनी, ना इनके ज़मीर इनको इजाज़त देता है भीख मांगने का। अगर इन्होंने भीख ही मांगनी हो तो ये इतना लो काम क्यों करें? ये लोग सिर्फ मेहनत से काम करते हैं और उसी मेहनत से अपने घर की रोटी और अपना पेट मजबूरी ये बन गई कि इस वक्त कोई मुतबादिल भी नहीं है। कोई देखें, मेरी बात सुने, हमें डेली बेसिस पे फोन आते हैं। मुझसे एक शेफ कहता है जी मुझे किसी कंपनी में गार्ड रख लें, और उस बंदे का एक्सपीरियंस 20 साल है। क्या करें हम, क्या कहें उसे? नहीं यार तसल्ली करो, ये करो। बट साहब इस बात के गवाह हैं कि बट साहब के मुझे रात को फ़ोन आते हैं 2-2 ढाई बजे, यार एक लड़का है उसका ऑपरेशन होना है, ये करो वो करो, हेल्प करो। हमारी जितनी कैपेसिटी हम करते हैं, लेकिन कहाँ तक कर लेंगे? हम दोस्तों के थ्रू करवा देते हैं, करा देते हैं। रोजगार का मुतबादिल नहीं होती, कभी नहीं होती, कोई नहीं होती। और ये इतने गैरतमंद लोग होते हैं, ये एक बार ही हमें कहेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि उसके बाद इनका गुजारा नहीं होगा। सही। तो ये सूरत हाल काफ़ी इस वक्त जो है ना, काफ़ी मालकान की हद तक भी। और खालिद साहब, फिर अब एहतजाज इंशाल्लाह, पक्की बात? बिल्कुल। अब कल भी मैं गवर्नर पंजाब सरवर साहब को मिलके आया हूँ। तो फिर एहतजाज क्यों? रिक्वेस्ट की है उनसे, उन्होंने सिर्फ मैसेज हमको देने गए थे कि आप 13 से पहले हमारी डेट अनाउंस कर दें, 13 जुलाई से पहले। अच्छा। उन्होंने हमें कहा है कि मैं इंशाल्लाह 13 से पहले आपकी डेट अनाउंस कर दूंगा, मैरिज हॉल को खोल दूंगा। अगर वो खोल देंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं खोलेंगे तो 13 को इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान लोग देखेंगे कि जो इस इंडस्ट्री के मजदूर। 13 से पहले वर्किंग डे कल का ही है? जी बिल्कुल, कल का वर्किंग डे, कल का वर्किंग डे है। उसके बाद फिर मंडे की सुबह को इंशाल्लाह ताला 3 बजे हम लोग पूरे पंजाब से, पंजाब में, सिंध वाले सिंध में, कोयटा वाले कोयटा में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप गवर्नर पंजाब से मिल लिए खालिद साहब और आपकी बात सुन ली गई, इससे पहले भी आप लोगों से मिले, ये पहले मुख्तलिफ लोगों से आप मिल चुके हैं, तो फिर जब आपको यकीन दहानी मिल रही है कि हुकूमत गौर कर रही है, आपका इशू हल हो सकता है, तो फिर एहतजाज की ज़रूरत क्या है? हम तो तकरीबन 2 माह से मिल रहे हैं। 2 माह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी डेट अनाउंस कर दें। जब 2 माह से डेट अनाउंस ना हो तो फिर हम 1 दिन पे या 2 दिन पे किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो बंदे 2 माह से इनके पीछे हैं, अगर खुदा के लिए हमारी डेट अनाउंस कर दें, वो नहीं कर रहे। तो हमें कल दोस्तों ने कहा कि आप मियां सरवर साहब से मिल लें। हम मिलने गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी मैं डेट अनाउंस करा दूंगा, कल के दिन में वो वर्किंग कर देते हैं, तो इसके एहतियात की कोई जरूरत नहीं। अगर वो हमें इस बात की नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो 13 को इस चीज़ का बताया ना, कोरोना तो अभी मौजूद है, डेथ भी हो रही हैं, जी बिल्कुल, अमवात भी हो रही हैं, केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आपका कारोबार खोल दें तो कोरोना से कोई मुसीबत तो नहीं पड़ जाएगी? मेरी बात सुने, इंसान बीमारी से मर जाए ना तो इंसान कहता है कि उसकी मौत हो गई। जब उसकी इज्जत मजरू होती है ना, जब उसके घर में फाके हों, उसके घर हंडियाँ ना पक रही हो, वो अपने बच्चे उसके रात को भूखे सोते हों, तो मेरे ख्याल में उस मौत से वो जो बंदा का ज़मीर मरता है ना, वो जो आंसू निकलते हैं, जो बच्चों के आगे बंदा शर्मिंदा होता है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। बंदा कहता है क्यों लोग खुदकुशी करते हैं? इसी वजह से लोग खुदकुशी करते हैं कि जब उनकी इज्जत मजरू होती है। हमारे मुलाजमीन, मैंने डॉक्टरों से भी पूछा, डॉक्टर कहते हैं यार जिंदा रहोगे तो कमाओगे ना, अगर आप जिंदा ही ना रहे, आपको कोरोना की वजह से खुदा ना खास्ता ये लोग अफेक्टेड हो गए, इस तरह सारी की सारी एक्टिविटी खुल गई, अगर जिंदा ही ना रहे तो कमाएंगे कहाँ से? कमाने के लिए तो पड़ा हुआ भी बड़ा अरसा
मैं आपकी बात को इसको आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। देखें, गवर्नमेंट्स ने अपने दायरे तो खोल लिए जहां से उनको कमाई आनी थी, अपना पीए ये चला रही है। रेलवे चोरी, सर मेरी बात सुनने पहले। अच्छा। शेख रशीद साहब ने कहा कि 24 करोड़ मुझे वापस करना पड़ जाएगा अगर आपने रेलवे ना खोली। रेलवे खुल गई। क्या हमारे एसओपीज रेलवे से बुरे हैं? जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, सीट के साथ सीट बंदा बैठा हुआ है, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा। सिर्फ मैरिज हॉल खुले हुए हैं, कारखाने खुले हुए हैं। देखें, सही सही, ये बात आपके दम है कि यहाँ पर हुकूमत की पॉलिसी एक नजर नहीं आती। एक पॉलिसी नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जब आप अपने दारों को चला रहे हैं, आपने तमाम एसओपी के तहत बाकी दोस्तों को खोल दिया है, हमारा भी हक बनता है। हमारे जो लाखों लोग, जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि रियासत मदीना की बातें करते हैं कि डेली वेजेस वाले भूखे मर जाएंगे, जो हमारे डेली वेजेस वाले लाखों भूखे इस वक्त मर रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। उनकी किस्तें मजरू हो रही हैं। लोगों के जो बिजली के मीटर थे वो कट गए हैं। यकीन करें, गर्मी में लोग अपने, कुछ लोगों के पास घरों के किराए नहीं है और उनको मालकानों ने घरों से निकाल दिया। 2-2, 3-3 लोग एक घर में रहकर घुस के रहने हैं। 4 पाई के ऊपर 4 पाई रखी हुई है। उनकी आप हालत, मैं आपको, मेरे साथ मीडिया कवरेज लेने जाएं, मैं आपको उनको दिखाऊं लोगों की हालत, वो किस तरह की बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई आप हमें डेट दें, आप हमें डेट दें, हमने उस दिन तक वापस नहीं देना। यहां वहां मरेंगे, कोरोना से मरते हो तो मर जाए। जो हमारी इज्जत मजरू हो रही ना, हम जो उससे मरेंगे उसको कोई नहीं रोक सकता। वो हम शर्मिंदा हो रहे हैं अपने बच्चों के सामने। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने अभी तक जितना हो सकता था घर बैठ के हमारे साथ काम किया है। अब आप लोग भी क्या करें? देखिए, हमने गवर्नमेंट को कहा था कि अदारे नहीं खोले, ना खोलो। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, हमारे यूटिलिटी बिल, हमारे बंदों को तनख्वाहें दें, जितने हमारे जो डेली वेजेस वाले हमारे मुलाजमीन हैं उनको ये उनका किचन चलाएं। हमें यूटिलिटी बिल्स हमारे माफ करें और हमें किचन चलाने के मालिक उनको एक्सपेंस दे, ना 10 साल खोलें, कुछ तो करें। वो 1000 रुपए हमारे मजदूर के लिए नहीं, गवर्नमेंट के इदारों में जहां पे शादी वालों में मार्केट किराए पे लगी हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं। जुल्म के आप इंतहा तो देखें। ये बड़ा मसला हो गया। मार्किस को मुझे किसी ने बताया कि एक मार्की के लिए जो प्लाट आमतौर पे किराए पे लिया जाता है वो कोई 3-4 लाख से शुरू होता है, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, बड़ा प्लॉट चाहिए, पार्किंग चाहिए, से लेके 35-40 लाख तक मंथली किराया देते हैं उसका। अगली बात सुन लें, हमें जो नजर आया 4 माह ये हो गए हैं। अगर खुदा ना खासा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो अभी तक हमें लॉलीपॉप दे रही है कि हम इसको 4 माह बाद खोलेंगे तो या 5 माह बाद खोलेंगे, हमें जो डर है कि हमारे वो मालकान जिन्होंने वहां पे करोड़ों पे लगाए हुए हैं, वो जो जिनकी किराए की जगह थी वो बाहर हो जाएंगे, किराएदार उसके मालिक बन जाएंगे, और हमारे जो मार्किस के मालकान वो सड़कों पे होंगे, उनकी हालत मजदूरों से बदतर हो जाएगी। हम इसलिए मजबूरन में सारे रात को देख के सड़कों पे इस वक्त वैसे आप सड़कों पे आ गए, अभी जिलहज ज़िकात चल रहा है, आगे जिलहज आ जाएगा, फिर जब आगे मुहर्रम सफर, वैसे आपकी तकरीबात नहीं होती, तो 4 महीने तो गुजर जाएंगे। अभी भी आप खुल भी जाएं तो आपको 4 महीने कोई फायदा। हमने इसीलिए कहा था कि 1 अगस्त को हमारी डेट अनाउंस कर दें, जो जिलहज से लेके मुहर्रम तक 2 हफ्ते हैं, ठीक है, उसमें हमारे लोगों को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी। मुहर्रम और सफर में काम बिल्कुल नहीं होता, 2 महीने फिर रेस्ट आ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट से एक लॉकडाउन किया और उसके बाद सब लोगों को खोला, हमारा थोड़ा सा लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ा सा बिजनेस मिलेगा। उसके बाद 2 मुहर्रम सफर में फिर काम नहीं होता और उसमें से इंशाअल्लाह हम कोरोना से फारिग हो जाएंगे। क्योंकि हमें डेट जब की जा रही तो हमें इसलिए मजबूरन हम यहाँ पे इस टाइप की तरफ आए हैं। इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए एक बात कहूंगा कि बेसिकली अभी हमारा सिनेरियो ये बना हुआ है कि जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है और हमसे कहता है कि मैंने इस फलान डेट पर एक इवेंट कराना है, तो जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेट ही नहीं मिल सकेगी तो हम इस काबिल ही नहीं कि हम वो बुकिंग कर सकें या कोई इंतजाम कर सके, कुछ भी नहीं हो सकेगा। डीजे भट्ट साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, और अब माशाल्लाह जब पिछली दफ़ा आए थे और उस वक्त से लेके अब तक आपने पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन जो है एक तंजीम भी बना लिया। भट्ट साहब, बातें सुनी आपने खालिद साहब की, गुस्से में है और जज्बात की, आम बंदे के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, आप नहीं हैं साथ, शायद के साथ हैं। सर देखें, शादी हाल खुलने चाहिए, सही, शादी हाल खुलेगा तो मेरे जो स्पीकरों वाले हैं, मैं सर सिर्फ अपने इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करने नहीं बैठा, हर एक की अपनी अपनी एसोसिएशन है। आज से 2 महीने पहले हमारे स्पीकरों वालों की कोई एसोसिएशन नहीं थी, डीजे वाले, लाइट वाले, जनरेटर वाले, वीडियो वाले, फोटोग्राफर और बेशुमार जोन से हैं, इवेंट में काम करने वाले, डेकोर वाले। खालिद भाई गवाह इस बात की, आज तक 73 साल में कोई एसोसिएशन नहीं बनी। 2 महीने पहले इसी चैनल के ऊपर मैं बैठा था, आपने कहा कोई आपकी एसोसिएशन है, मैंने कहा नहीं मेरी एसोसिएशन नहीं है। खुदा की कसम वो वीडियोस इतने वायरल हुए आपके टीवी चैनल के तवसुत से
और जिसमें मैं आज तक नहीं कभी रोया ज़िंदगी में, ना मुझे कोई दुख अल्लाह पाक ने ना दिया स्वाय मेरे भाई के मरने के, मुझे और कोई दुख नहीं था कभी ज़िंदगी में। मेरी आंखों से आंसू निकले थे वो वीडियो देखकर, सब रोने लग पड़े वो वीडियो देखकर जिसमें एक बाप अपने बच्चों को फांसी पे लटका देता है कि वो उस अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, और वो 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा और 7 साल की वो बच्ची को, और मैं वो वीडियो देखकर मैं लिटरली रो पड़ा। और मैंने हाथ जोड़कर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की थी आज से 2 महीने पहले, जब कोई बंदा प्रोटेस्ट का या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, सबसे पहले मैंने इसी टीवी चैनल पे आवाज़ उठाई कि खुदारा मेरे ये सारे भाइयों की तरफ देखिए। खान साहब, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं पता है? 20 दिन सर बीमारी से लड़ा, कोरोना वायरस में 20 दिन सर मैं आइसोलेट रहा। मुझे पता है, मुझे लगता था शायद मैं नहीं बचूंगा। आपने भी कॉल की व्हाट्सएप, मैंने कहा बस शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। मैंने जिद्दोजहद की, मैंने वो सूप शूप पिए, कोई यखनियाँ पी, जो भी था। बीमारी में मेरे से उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकता था, और मेरा पड़ोसी कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हुई। मेरा बेस्ट फ्रेंड था नईम साहब का भाई अता, मैं उसके जनाजे को कंधा देना था, मैं नहीं जा सक रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, और वो रो रहा था कि तू उठ नहीं पा रहा। मैंने सर वो सारा वक्त देखा है। जिन लोगों ने कोरोना के अंदर से होकर आए हैं ना नजम भाई, उन सबको पता है कि क्या हालात होते हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा, खुदा की कसम मैं आज भी वही कहूँगा जो मैं आज से 2 महीने पहले कह के गया था। शादी हाल, वेडिंग्स, कैटरिंग्स की एसोसिएशन ऑलरेडी बनी हुई थी, आज उनके प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। मैं अपने भाइयों की बात करने आया था। आज मेरे साथ ये बैठे हैं, 1.5 महीने से ये कह रहे हैं कि डीजे भट्ट हमारा साथ दो, प्रोटेस्ट करो, धरना दो। मैंने कहा यार बात ये है, कोरोना वायरस एक मुजी मर्ज है, उससे मुल्क पहले ही मुश्किलात का शिकार है। मैं नहीं चाहता मैं अपने मुल्क को और मुश्किलात में डालूं। मैं धरना नहीं दूंगा, मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। मैंने हर वीडियो में आवाज़ उठाई। मैंने सर कहां कहां नहीं गया। मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, सलमान गौरी साहब इन्हीं की एसोसिएशन का एक हिस्सा हैं। मैंने उनको स्पेशली 40 कॉलें करके सर मैं मिनिस्टर साहब से मिलवाया, उनसे बात करवाई। खुद मैंने उनके आगे कहा कि हमारी टीम को रिलीफ दे, हमारे बरादरी को रिलीफ दी जाए। एप्लीकेशन लिखी, इसमें शादी हाल वालों का भी नाम प्रॉपर लिखकर सर साइन करवाए हैं, मार्क करवाई है। सुबह से लेकर शाम तक सरकारी जो भी ऑफिसेज हैं धक्के खाता हूं। आप जो बात मुझे समझ आ रही है, आप सपोर्ट करते हैं कि खुलने चाहिए। सर मैं बिल्कुल एहतजाज की बात नहीं अभी कर रहा, आप मुतालबे की सपोर्ट करते हैं कि शादी हाल खुलने चाहिए, एसओपीज पर अमल होना चाहिए। देखें, इसमें मैं भट्ट साहब की एक बात को आगे करते हुए कहता हूं कि बात दरअसल ये है कि हम हमारी ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को मिला लें तो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। हम लोग तो बहुत वैसे ही बहुत कम गो हैं और बहुत एहतजाज वगैरह पे बिलीव ही नहीं करते हैं। सही बात ये है इस वक्त जो मैं भट्ट साहब की भी और प्रेसिडेंट साहब की भी बात, खालिद साहब की भी बात को ये कहूँगा कि बात ये है कि अब पानी सर से गुजर गया है। अब पानी सर से गुजर गया। देखें, यही से मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लेता हूं। तो मुकदमा सारा सामने आ गया। खालिद साहब ने जिस तरह तर्जमानी की जज्बात के साथ, और भट्ट साहब का मौक़िफ़ भी और ऐसा आपका मौक़िफ़ भी, एक चीज़ सामने आ गई कि अब पानी वाकई सर से गुजर चुका है, आम आदमी बड़ा मुश्किल में है, मुतालबात हैं, हुकूमत को मानने चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, सूरत हाल है क्या? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उन मज़दूरों की जो वाकई रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, आधी आधी रात तक मेहनत करते हैं, आपकी खुशियों में आपको सर्व करते हैं। लेकिन अब 4 महीने हो गए, मैं बजा तौर पे कहता हूँ कि कोरोना है, मैं इस बीमारी से इनकार नहीं करता कि ये बीमारी मौजूद है, और इस चीज़ से भी इनकार नहीं करता कि ये वाकई आपस के मेल जोल से फैल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें खोलते चले जा रहे हैं तो हम इन लोगों का रोज़गार, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में है, उनकी तरफ क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पर मेरे साथ सैयद एहसन इब्राहिम भी मौजूद हैं, खालिद अब्रीस भट्टी साहब भी मौजूद हैं, डीजे भट्ट भी मौजूद हैं। जब मैं ब्रेक पर गया था तो ऐसा कह रहे थे कि अब पानी सर से
ऊपर हो गया, अब मसले बढ़ गए हैं, अब ज्यादा, तो बट साहब क्या करें फिर? आप एहतजाज, आप कहते हैं कोरोना है, कोरोना की वजह से एहतजाज ना किया जाए? सर मैं एक बात तो आपको बताऊं खुली सिंपल, हमें किसी भी सियासी जमात का एहलकार नहीं बनना चाहिए। हमें किसी कोई मतलब जिस तरह बेशुमार अभी आपको मैं तस्वीरें भेजी हैं, कोई पीपल्स पार्टी का उधर से आ रहे हैं कि हम ये लेकर आ रहे हैं, कोई इस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे अपोजिशन जमातें हैं, ठीक है, मैं किसी एहतजाज में आ रहे हैं, जो एहतजाज के लिए मतलब जिन्होंने तस्वीरें वीडियोस भेजी हुई है कि जी हम चलो चलो लाहौर चलो 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 लाहौर चलो, मैं ये कहता हूं सर एहतजाज करें, ठीक है, अपनी टीम के साथ एहतजाज करें। मैंने इनकार कर दिया, मेरी सारी बरादरी ने इनकार कर दिया कि मैं रोड पे नहीं आना, मेरा अभी टाइम नहीं है, मैं सबसे पहले धरना मैं दूंगा वक्त आने पे, अभी वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इतनी अभी वक्त नहीं है। क्यों नहीं है वक्त? सर वक्त इसलिए नहीं है, सब कहते हैं पानी सर से गुजर चुका, आप कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, वक्त क्यों नहीं है? सर वक्त इसलिए नहीं है कि जितने भी लोगों से मिला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज मैं ये नहीं देखे हमारे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सर डोनेशंस देता है और लेता भी है, सबसे 48 लाख रुपए की डोनेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इब्रार भाई और अली जफर को आई, जो अब सब में तकसीम करने लगे हैं, वो लोग जो गरीब लोग हैं। हाथ नहीं फैलाया सर, एक बंदा है वो कहता है कि मैं ये डोनेशन देता हूं, मैं आपको बताऊं दुबई से सर मुझे छोटी सी डोनेशन आई, मैंने वो डोनेशन ऑनलाइन जैज़ कैश के थ्रू लाइव भेजी ताकि लोगों को यकीन हो कि यार ये रकम दो चीजें आपके सामने, दो चीजें आप कह रहे हैं कि बल्कि तीन चीजें आ गई। आपने कहा कि एहतजाज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोरोना है, मर्ज फैलेगा। दूसरा आपने कहा कि हमें किसी सियासी पार्टी का, किसी सियासी जमात का आला कार बन के एहतजाज हमने नहीं करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जो हुकूमती मुखालिफ जमातें हैं वो खालिद साहब के एहतजाज में आ रही हैं और वो वहाँ पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। तीसरा आपने सर तीजा नुकता भी सी, उन्होंने कहा कि लाखों रुपए की इमदाद अल्लाह का शुक्र है आ रही है, लोगों को दी जा रही है, लिहाजा अभी नहीं करना। बस पहली बात जीजे भट्ट साहब ने कहा कि सियासी जमातों के लोग आ रहे हैं। पहली बात कोरोना, पहली बात कोरोना है, कोरोना में आप एहतजाज करेंगे, वायरस को फैलाने का सबब बनेंगे, अपने लोगों को बीमार करेंगे। खालिद साहब बिल्कुल, हमने जो दोस्तों को मैसेज दिया है, हमारे तमाम दोस्त मास्क पहन के आएंगे, ठीक, हमने ये बिल्कुल कहा है कि बीमारी है, हमने ये मुजाहरा करना है, तमाम लोगों ने पूरे जो लोग आएंगे मास्क पहन के आएंगे, हम पूरी एहतियात करेंगे कि हमारी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट, मेरी बात सुन ले पहले, साथ साथ जवाब दूंगा। नहीं, मेरी आपने सवाल कर दिया, मेरे जवाब सुन ले। सर नहीं, गवर्नमेंट आपने कहा कि हमारे किसी सियासी बंदे हमारे साथ आ रहे हैं। खालिद भाई गवर्नमेंट ने कहा, खालिद भाई आप साथ साथ जवाब भी लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा मुकम्मल एसओपीज के साथ हमने ये मार्केट्स खोल दी, वो मार्केट्स खोल दी। आप ये कह रहे हैं सर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकी। मियां असलम इकबाल साहब ने आखिर कहा कि तुम ताजरों ने मुझे जलील किया, मैंने आपको कहा था मुकम्मल एसओपीज के साथ आपने खोलना है। अब हमारी शाल में जेल है, कोई एसओपी पे अमल नहीं करता। बता दें कि आप हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी कर रहे हैं कि गरीब लोग मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात का यहाँ पे जवाब देकर जाना। सर देखें, ऊंचा बोलने से मैं डर तो जाऊंगा नहीं, डरेंगे नहीं। आप मुझे बताएं, एक तरफ आप हमारे साथ वीडियो में दोस्तों को, आपको मैंने कभी नहीं बुलाया। ये बात कही ना कि ये 2 महीने से मुझे बुला रहे थे, मैंने इनको कभी नहीं बुलाया। मेरी इनकी शख्सियत की उसी दिन जहाँ पे कन्वेंशन में मुलाकात हुई है, इस बात की मैं तरदीद कर दूं। और बात वीडियो आवाज खाई थी कि मैं आपके साथ हूं, और बड़े फखर से उन्होंने मुझे साथ खड़े होकर वीडियो वायरल की थी कि मैं आपके साथ हूं। ये जाना चाहते हैं चले जाएं, इनके साथ जाना चाहते हैं सर, ये गलत बात है। हुकूमत का साथ आप जानबूझकर, सर आप जानबूझकर साथ देना चाहते हैं, देने। आपके पीछे खड़े हुए बंदे आपके पीछे से निकल गए, सर निकल गए कि हम सबके साथ नहीं है। आप अपनी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाएं। आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं पर्सनली किसी बात पे जाऊं। सर आप पर्सनल कर लें, आप पर्सनल कर लें, आप पर्सनल कर लें। आप 3 सवाल किए, मैं सर आप पर्सनल कर लें। मुझे सर आप पर्सनल कर लें। 3 सवाल का जवाब मुझे दे दें, फिर आप बेबी का पटवारी पे सर मेरी बात सुनिए। खालिद 3 सवाल किए, मुझे उसका जवाब देने दें। एसओपीज पे अमल होगा, आपका पहला जवाब तो बिल्कुल एसओपीज पे अमल होगा। दूसरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और दूसरी मेरी बात सुनिए, कोई एक सियासी बंदा जो मेरे उस धरने में या हमारे इजलास में कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई नाज़िम भी मौजूद नहीं होगा। ये बात श्योर है। ये जो रोडे बंद कर दो, पिछली मीटिंग में इन्होंने कहा जी ये कर दो, वो कर दो, सारा कुछ हम रोडे बंद कर देंगे। इनको जब तक
1 करोड़ रुपया टीवी को लगा दो, वीडियोस दूंगा आपको। 1 करोड़ रुपया किसने कहा? किसने नहीं कहा? किसने कहा? सर आपके सदर साहब इश्तियाक साहब कौन है? कौन? सर इश्तियाक साहब कौन है? इश्तियाक साहब कौन है? इश्तियाक साहब कोई भी नहीं है सर। हाँ जी, क्या हमारे है? कोई होते हैं जिनका सर नाम 20 लाख आपकी मीटिंग है बात ना, सुने मैं भी भाई। आपकी मीटिंग का सर देखिए मेरी बात सुने, आप पर्सनल हो गए, मैंने सिर्फ ये कहा आप मेरी बात सुन, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा भाई जवाब सर आपने 2 मिनट पहले कहा, वीडियो वायरल की 2 मिनट पहले आपने कहा बाद 1 घंटे बाद आपकी पूछ से बंदा निकल गया। सर जानने का मतलब ये हुआ हाँ कि जी। आप किसी के कहने पे वो वीडियो वायरल की थी, अगले दिन आपने उसको पता चल गया, अगले दिन आपने उसे कहा, बदवाएं देंगे, अगले दिन आपने उसे कहा कि कारोबार तुम्हें नहीं मिलेगा, आज के बाद हमारे शादी हाल में तुम्हारा स्पीकर नहीं लगेगा। वो सर गरीब आदमी है, वो भूखा, जितने स्पीकर वाले आपने बात कर ली सर, मैं बताता हूँ गद्दार डीजे भट्ट के नाम से आपने शो चलाए, आपने ये किया, जितना पैसा डीजे भट्ट के ऊपर लगाया ना आपने डीजे भट्ट की नेगेटिविटी पे, उतना पैसा आप लोगों को दें, और जितने आपके पास है क्या मुझे ये बता दे। इनके पास सर इनके पास सिर्फ कौन सा मजदूर है? मेरे पास फखर है। और सर आपके 4 महीने से आपने पंद्रह से एक बंदे की वीडियो भी मैं आपको पेश कर सकता हूं जिसने कह दिया मैं डीजे भट्ट के साथ नहीं। सर मेरे पास नहीं है। मेरा मजदूर कहता है खालिद भाई इंशाल्लाह ताला कौन से? हमारा पसीना बहेगा, जिनको पैसा दे के बता रहे हैं। पैसा हाँ जी। हमारे पास तो कुछ है नहीं। आपने करोड़ रुपया कहा नहीं, मैं मीडिया पे लगाता हूं। किसने कहा? आपको नाम क्यों नहीं पता? आप तो ये आपको पता है, इसका मतलब कि आप एजेंट हैं, आप गवर्नमेंट के एजेंट हैं, आप उनकी पुलिसी भी ऐसे कहने से सर देखे चीख कर बात करना, चले चीख ले सर, हमने आपकी चिट्टीदारी का ख्याल रखा है, लेकिन इस तरह ये बात नहीं होती। आपने जितना पैसा डीजे भट्ट को, आपने डीजे भट्ट के लिए जितना पैसा लगाया है ना सर, उतना पैसा आप खुदा का वास्ता है सर, आप उधर लगाते, आप अपनी आवाज उठाते। अगर मैं पिछली बार पीछे चले जाए, तरतीब से कर लेते हैं ना, तरतीब से कर लेते हैं सर। तो भट्ट साहब आप नहीं जा रहे एहतजाज में, आप हमें बोलने दें। सिर्फ इस एहतजाज में ना जाने की वजह से नजम भाई इन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई गद्दार, आपके सामने सारा ये सोशल मीडिया पे। अच्छा वो सिर्फ कैटरिंग वालों को प्रॉब्लम है, स्पीकर वाले सारों ने वीडियोस जारी की अपने अपने शहरों से, सदरों ने गुस्से में कहते हैं वो आपने गद्दार लिख के सारी चीजें शेयर कर दी। हमने नहीं कहा, तो लोगों ने कह दिया। इन्होंने अभी 2 मिनट पहले टीवी कैमरा ऑन होने से पहले कहा ना मैं ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूं, ना मेरी पीछे टीम बैठी होती वो करती है, ठीक है। बातें नहीं लोग भाईजान तंबू कनात वाले के अलावा किसी मार्केट के अलावा चले वापस आ जाते हैं टॉपिक पे आ जाते हैं। सर आप कहते हैं पॉलिटिकल बंदा भी कोई नहीं होगा कोरोना के एसओपी पर अमल। सियासी बंदे से कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, कोई एक्टिविटी किसी जगह से कोई बंदे का नाम हमारे पास मैं प्रूफ दूंगा। ये मेरा फोन है। वैसे तो अगर कोई मालिक हो और उसका अपना शादी हाल हो और वो तो खैर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी भी तफसील सुन ले। हाँ। इसकी भी तफसील सुन ले। हमारे मुल्तान से पीटीआई के इमरान खान के साथ, मुझे उनका नाम नहीं याद, मेरे दोस्त अभी मैं कॉल कर बता सकता हूं, उनका खुद शादी हाल है। हमारे दोस्त ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप अपनी शादी हाल का ही ख्याल कर लें, तो उन्होंने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। यहां तक प्रॉब्लम देखें। अच्छा भट्ट साहब का तीसरा एतराज ये था कि सड़कें नहीं बंद करनी चाहिए, जो है सिर्फ यही है सर, सड़कें नहीं बंद करनी चाहिए। भट्ट साहब को पूछे जिनकी उन्होंने 3 महीने धरना दिया है, उस वक्त क्या हुआ था? जब भट्ट साहब को बिल उनका नहीं मिला था तो उस वक्त भट्ट साहब ने इमरान खान के खिलाफ कौन सी मिम चलाई थी? अब आप मुझे ये बताएं, आपके मीडिया अब ये जवाब ले रहे हैं, इमरान खान नहीं दे रहा सर 3 करोड़ नहीं 8 करोड़ रुपया मेरा मारा गया, मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ था? उस वक्त तो कोई सर कोई एसोसिएशन सर किसी ने कह दिया, इन्होंने कहा कभी प्रेसिडेंट आए। सर मेरी बात सुने, मैं किसके पास, मेरे पास कोई आ रहा है, लोग अपना दुखड़ा बयान करते हैं साहिवाल से, मैं उनका दुखड़ा इसमें थोड़ा सा ऐसा काफी देर से खामोशी के साथ सुन रहे हैं इस झगड़े को। ऐसा क्या एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय बन रही है? देखिए अभी मैं इन दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था, तो मैं तो पहले अब हैरान हो रहा हूँ कि एहतजाज हम हुकूमत से कर रहे हैं या आपस की कम्युनिटी में कर रहे हैं। यही बात, हम अपनी इंडस्ट्री में ही एहतजाज नहीं पूरा कर पा रहे तो हम अपने लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए क्या लड़ेंगे? तो मेरी दोनों भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि पहले हमें जो हमारे बामी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें और फिर हम आगे फॉरवर्ड हों, और जिस मकसद के लिए आज ये शो हो रहा है या जिस मकसद के लिए हम बैठे आवाज हुकूमत तक पहुंचाई जा सके, हमारा मकसद तो कोई हुकूमत की आवाज सुनने वाला है कोई नहीं। टांगे खींचना नहीं है कि ये वो था या ये वो इस पार्टी से या इस पार्टी से।
मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूं कि जी ये आप पास को उठाएंगे वो किस पार्टी से थे या किस पार्टी से थे, मैं किस पार्टी से हूँ, ये किस पार्टी से। हम इस वक्त पार्टी नहीं, हम अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इंडस्ट्री को अगर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके नीचे आप देखते हैं कौन वर्कर्स हैं, वेटर्स हैं, फीमेल वेटर्स हैं। एहसन भाई यहाँ पर जवाब जो भी भी है। लीजिएगा ना, एक मिनट में माफी के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। आप सैयदजादे हैं, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं आपके पाँव के नीचे सैयदजादे की हम बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन पीरे मोहतरम एहसन भाई, सिर्फ ये बताइए कि ये इंडस्ट्री की बात है ना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा ना, मैं इत्तेजाज का सिर्फ हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन मैं साथ तो हूं ना सर इनके। बिल्कुल नहीं, मैं यही एक उस पे मुझे गद्दार कहलवाना, नहीं, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मुझे ऐसी ऐसी गाली निकाली की, मुझे जिंदगी में, मैं सर पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है, मैं पाकिस्तान का हीरो, मैं एक सुपरस्टार हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं सर, मैं चौक पे खड़ा होता हूं सर, लोग सेल्फियां नहीं देखे, प्लीज सर, सॉरी मैं देखें इस बात से तो हम चूंकि एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम ये भी 20 साल से 21 साल से इस कारोबार में, मैं भी 20 साल से इस इंडस्ट्री में, उनको भी इतने साल हो गए, तो ये इंडस्ट्री के सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम अपनी ज़ात तक, अपनी कैपेसिटी तक जितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें इनका भी पता चलता है, इनका भी पता चलता है, ये वो कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि हमें इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो इस पार्टी से है या वो इस पार्टी से, या वो इसका बंदा है या इसका बंदा है। देखें, भट्ट साहब को कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही, भट्ट साहब भी मेहनत करके कमा रहे हैं। और जब मैं चलें ये कह देता हूं कि भट्ट साहब जब साउंड लगाते हैं, ये करते हैं, तो उस भट्ट साहब तो नहीं चला रहे, उसके पीछे वर्कर्स ही लगा रहे हैं। अगर भट्ट साहब किसी पार्टी के बंदे हैं या किसी उसके बंदे हैं, तो यार वो उनका एक अपना जाती मफाद है, उसमें इस इंडस्ट्री को इन्वॉल्व ना किया जाए। कहने का मतलब मैं कलमे की कसम खाता हूं, मेरी बात सुने, मैं जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे किसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बंदे ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी कारकुन तक ने नहीं कहा कि तुम इhtजाज को रोको। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको नाम ले रहा हूं उन्हीं के बिहाफ पे, सैयद इश्तियाक हुसैन शाह कराची से, पाकिस्तान के सबसे बड़ा साउंड इंजीनियर है सर, ये देख रहे हैं, उन्होंने कहा हम किसी धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। उबैद कराची से बहुत बड़ा साउंड इंजीनियर है, उसने कहा हम किसी धरने प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। अदरीस भाई, कौन बंदा नहीं जानता अदरीस को, साउंड इंजीनियर है सर, बड़ा नाम है, हमारा फखर है। अदरीस साहब ने कहा कि जिस बंदे ने एहतजाज का नाम भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिया तो उसको आउट कर दिया जाएगा। सर सारी वॉइसेस आप ले लीजिएगा। सर हमारी कबीना, टोटल कबीना ने कहा ठीक है कि चले आपका फैसला, आपका फैसला। माशाल्लाह आज की कराची एसोसिएशन ने कह दिया कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, धरने का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इन्हीं की वसासत से कि मेरे शहर कायद से मेरे राना रईस साहब, ख्वाजा तारिक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, और राना रईस सदर है, वो हमारे साथ 13 को पंजाब उधर प्रेस क्लब के सामने धरने में देंगे और उधर मौजूद होंगे। और उन्होंने मुझे फोन करके आज कहा है जब तक 5-7% लोग चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता सर। आपके पास अब यहाँ पर जवाब भी ले सर, मेरी बात सुने, मैंने तो पहले कही था ना सर, आप सुनाइए, ठीक है, फिर बात सुनिएगा मेरी भी सर। लाखों लोग पता कौन से मुकाबले में लाखों मजदूर है सर, वो लाखों मजदूर सुन लीजिएगा ना। आज जो ये प्रोटेस्ट करना भी चाहे ना जिंदगी में, तो ये मेरे ख्याल में 2000 बंदा एक शहर में इकट्ठा नहीं कर प्रोटेस्ट। हाँ जी सर, मैं ये बात चैलेंज से कहता हूं, इंशाल्लाह ताला मेरा ये चैलेंज है कि लाहौर से कॉल करें, किसी जगह पर सुबह अभी 3 दिन पड़े हैं, किस लिए कॉल करें, अल्लाह ना करे हमें धरना देना पड़े किसी के लिए भी सर। धरने क्या होते हैं मुझसे बेहतर कौन जानता है? अपने खालिद भाई धरने होते क्या हैं? धरने मुझसे बेहतर कौन जानता है? 126 दिन आपने 3 महीने बाद किए, 90 दिन में 126 डे, दिन रात गर्मियों से शुरू हुआ था, पाँव में छाले बन गए, एम्पलीफायर सारा मुझे पता है, आंसू गैस हमने खाई, ये धरने से हमें पता है सारे सब धरने का। मेरा मोटिव ये है कि ये कहते हैं कि हमारे 5-7% लोग होंगे, मेरा इनको चैलेंज है। साउंड वाले 5-7% लोग होंगे आपके सर जो हाँ, बात इस पे हमने साउंड की बात की। आप कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं होंगे, ये सुबह अपना आजमाल है मुझे, और एक कर रहे हैं 500 बंदा मुझे डीजे का इकट्ठा कर दे, मैं परसों धरना खत्म कर देता हूँ, बताएं इनसे। चले नहीं, ये चैलेंज गलत हो गया, और तरफ चलेगी बात, और तरफ चलेगी बात है मसाइल के हवाले से, और हमने तलाश करने इसमें से मुश्तरकात, कहाँ पर हम इकट्ठे हैं। हमने ये नहीं तलाश करना कि कहाँ पर हम लड़ रहे हैं, कहाँ पर हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हमने एक दूसरे के साथ कहाँ पर हम मजबूती कहाँ दे सकते हैं अपने आम वर्कर के लिए, किसी और मफाद के लिए नहीं, आम वर्कर के लिए। इस पर बात करूंगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं अपने उन लाखों मजदूरों के हवाले से जिनका कारोबार किस चीज़ से रिलेटेड है, शादी मैरिज हॉल्स के साथ रिलेटेड है, तकरीबात के साथ रिलेटेड है, इसके साथ साथ तमाम डीजे साउंड का काम करने वाले, लाइट का काम करने वाले, हमारे वेंडर्स, ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त परेशानी का शिकार है। उनकी आवाज़ पहुंचानी है, सरकार तक पहुंच भी रही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वादे हो जाते हैं, पूरे नहीं होते। ये कैसे पूरे हो सकते हैं? इसको कंक्लूड करना है, हमने ख़त्म करना है। ऐसा अब बताएं क्या किया जाए कि देखिए जी, सबसे पहले तो हमें अपने इंटरनल जितने मफादात आपस में जो भी इनके इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए सबसे पहले। अगर हमारा काज ये है कि हम अपने गरीब स्टाफ, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और मिलकर ही हमें जितनी आवाज बुलंद कर सकते हैं उसको उतनी मिलकर ही जो आगे अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह डिवाइड होकर अपना मैसेज कन्वे करेंगे तो वो मैसेज उस तरह नहीं पहुंचेगा जिस तरह का पहुंचना चाहिए। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, हमें गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हाँ, ये तबका काफ़ी पिसरा है और इसको इस वक्त फौरी तौर पर हेल्प की ज़रूरत है। इसका बेहतरीन हल ये है कि ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो आपने करना है करें, अपने अपने जो है अपनी जगह पे ये बात हज़रत, आप एहतजाज करना चाहते हैं आप करें, ये नहीं करना चाहते ये ना करें, बात खत्म होगी। हम पे इल्जाम ना लगाएं कि हमारे साथ सियासी अज़म के लोग हैं। सर ये मेरे साथ जितने टेंटिंग वाले उनके व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा वो लोग ऐड करेंगे गालियां निकाल कर, अच्छा प्रूफ छोड़कर जाते हैं। मैं नहीं साथ प्रूफ छोड़कर जाते हैं लड़ने का। ना हमने इनको कहा आप वीडियो वायरल करें। कौन सी वीडियो वायरल करें? जो आपने की कि मैं इस धरने का हिस्सा नहीं हूं। सर मैंने मुझे एक बात, मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं, इन्होंने किसके जवाब दे ले, मेरी बात सुन ले सर, जवाब ले लेना। खालिद पूरी कर ले भाई, खालिद से जवाब कर लेना, वीडियो वायरल का जवाब बोलने दें। जी सर, इन्होंने वीडियो वायरल की, ठीक है कि मैं धरने का हिस्सा मैं धरने का हिस्सा नहीं हूं। चलो इनका हक है, इनका हक नहीं है तो नहीं हक है। हाँ। अभी ये जैसे हमें कह रहे हैं कि ये हम सियासी लोग इनके पीछे हैं। इल्जाम आप पे भी इल्जाम, हमने कहा मुझ पे इल्जाम लग रहा है ना? नहीं, हम पे भी इल्जाम लगाया ना। मैंने नहीं, इनको करवा रहे हैं। सर आपको प्रूफ दिए हैं। मैं कोई प्रूफ नहीं है, क्या प्रूफ है? मैं प्रूफ दिखाएं मुझे। सर मैं सारे प्रूफ दिए, पीपल्स पार्टी के सर पोस्टर्स मैंने नहीं दिए। दिखाएं मुझे कौन सा प्रूफ, पोस्टर्स कौन से, मैं सारी चीजें दिखाएं मुझे सर, सारे मुझे दिखाएं सर, पर लाइव चलाएं सर। ये देख लें, मैं उसकी तरदीद अभी लेके देता हूं। हाँ जी, दिखाएं कौन सा वीडियो, सर ये भी नहीं निकलेगी। क्या मतलब? यानी कि आप कहते हैं कि ये कोई हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज लीग या जमात इस्लामी या कोई भी तंजीम, उसका कोई हम एक मुअज्जम शहरी हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, कारोबार करते हैं, यहाँ पे टैक्स देते हैं। ये पाकिस्तान मेरी माँ है, मैं उस ईमान का हिस्सा हूं, उस नबी का उम्मती हूं। सड़क पे पड़े हुए पत्थर को जो साइड पे फेंक देता है, सड़क पे पड़े हुए पत्थर को जो साइड पे फेंक देता है, और चंद दिनों बाद कोई यहूदी गुजरता है तो पत्थर पड़े हो तो कहता है कि यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, हम उसका हिस्सा है। सर ये तो आप 2 रुपए भी जहां से मर्जी बनवा लें, ऐसी कोई चीज बनवाए तो कोई बात नहीं, मैं नंबर भी दूंगा, मैं उन लोगों का भी बताऊंगा, वो कैटरिंग वाले का भी करूंगा मैं सर, कैटरिंग वाले का भी बताऊंगा। हाँ जी सर, खाएं कसम, खाएं कसम, खाएं कसम सर, मैं बना के लाया हूं, खाएं कलमे की कसम। सर ऐसे इल्जाम ना देते, ये मैं कैटरिंग वाले का नाम भी लूंगा। आप कहते हैं गवर्नमेंट वाले कहते हैं प्रूफ दो, प्रूफ बना लिया, ये तो ये आपके सामने अभी आ रही है सारी चीजें। अभी मेरी बात सुने, ये मैं बना रहा हूं। तो यहां तक कोशिश की है कि कराची, हमें ये ऐसी एक्टिविटीज का पता था कि गवर्नमेंट के एजेंट हमारे खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं। गवर्नमेंट के एजेंट कह दिया, गवर्नमेंट के एजेंट पे 2 साल से पाकिस्तान 2 साल से हुकूमत है, हुकूमत का कौन सा काम कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, आपको पूरा पाकिस्तान जानता है कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप ऊंचा बोलकर डराते हैं, ये मैं आपको मेरा बात लगता डीजे व्हाट्सएप। एक आखिरी बात सर, ये कह रहे मैं प्रूफ दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को हमने अपने पंजाब में पोस्टर दिए, या प्रूफ के साथ दूंगा कि हमने एक ही लोगों के साथ वो इसलिए मेरा क्लाइंट है। एक चीज का वादा करें, अब जाएं या ना जाएं, सर जाएं या ना जाएं, मजदूरों की आवाज जरूर पहुंचाइएगा। आपकी आवाज सुनी जाती है, आपको अपनी कम्युनिटी की आवाज, एहतजाज ना करें। यहाँ पर मैं अगर ये एंड है जी, एंड है, ये बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, तो फिर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, पहले दिन से आवाज उठाई भी डीजे भट्ट ने थी,
और एंड तक डीजे बट जितना मैं खड़े होके व्हाट्सएप साथ पे अपने लेट कर community टांग पे टांग रखकर ग्रुप में मैसेजेस मजे लेकर नहीं सर, सुबह से उठकर शाम तक सर, मैं यकीन करें सर, पूरी रात तक, रात को 4:30 बजे सर लोगों मेरे घर के बाहर खड़े होना शुरू हो गए। मैं इस बात से टोटली एग्री सर करता हूं, लेकिन इसमें एक एंड पे आखिरी बात, कैटरिंग एसोसिएशन, शादी हॉल, वेडिंग एसोसिएशन, ये सब लोग, मैं शादियों में डीजे लगाया है, ये जितने शादी हॉल वाले हैं सारे मेरे यार, मेरे भाई हैं, मुझे इनसे कोई नफरत नहीं है। मैंने एक लफ्ज़ उठाया, मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मैं धरने का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन सर मैं आवाज उठानी भी बंद नहीं करूंगा। और सर ये बिजली का बिल देखें, मुझे बंद दुकान के टैक्स सिर्फ लगकर आकर 67,000 रुपये, आज बंद दुकान को उसने, मैंने कहा यार सफाई कर 8,000 रुपया सर बिजली का बिल आ गया। मेरे मालिक दुकान ने मुझे किराया 4 महीने का माफ कर दिया। आखिर में सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, खालिद भाई आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की है। माफी के साथ पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया ये जा रहा है ये चैनल, ठीक है, मेरी किसी बात से किसी कैटरिंग वाले का दिल दुखता है, मैं उससे माफी मांगता हूं। मैं बिल्कुल सही, कलमा कसम खाकर कहा है। आखिर में आखिरी एक बात, मेरी बात सर कंप्लीट, ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होगी। मैं धरना नहीं दूंगा, मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एंड पे अपने पूरे पाकिस्तान के साउंड वाले, लाइट वाले, जनरेटर वाले, फोटोग्राफर, डेकोरेशन वाले सभी लोगों से यह जरूर कहूंगा, अपनी अपनी दुकानों के बाहर निकले, वीडियोस बनाएं, एहतजाज करें, आवाज बुलंद करें, आप अपने घरों के बाहर निकले, बिल्कुल सही। अपनी दुकानों के बाहर निकले, 10-10 लोग, 20-20 लोग कोरोना का ख्याल रखें। मैं एक बात बट सब एक सेकंड मुझे 13 तारीख को मैं एक बात, इनका प्रोटेस्ट जहां पर भी होगा, मेरी उसमें शमूलियत, अपने ऑफिस, अपने कंटेनर, वही कंटेनर जिसमें खान भी बैठते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम अपनी जगह पर बैठकर बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद तो ये था कि आवाज़ पहुंचाई जाए, लेकिन आपस के डिफरेंसेस दूर होना भी ज़रूरी है, मिलजुल कर आवाज़ बुलंद करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हुकूमत भी हमारी अपनी है, हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत भी डरती है कोरोना के फैलाव से, इसके भी अपने असरात हैं, लेकिन मुकदमा बस अब जब बाज़ार खुल गए, दुकानें खुल गई, तो SOPs के साथ हमारे इन लाखों करोड़ों लोगों का ज़रूर सुना जाना चाहिए, जिनके घरों में भूख इस वक्त नंगी रक्स कर रही है। बच्चों के सामने एक बाप बग़ैर पैसों के कितने दिन अपना चेहरा दिखाएगा, कितने दिन जाएगा? सुन लीजिए, बड़ी मुसीबत हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।